नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम, क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5, बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम, बल एवं गति के नियम। ठीक है, बल एवं गति के नियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य बिंदु में आएगा मुख्य बिंदु में पहला आएगा बल की परिभाषा एवं मात्रक। ठीक है, बल की परिभाषा एवं मात्रक पढ़ेंगे। दूसरे में आप पढ़ेंगे गति का जड़त्व। गति का जड़त्व में, तो गति का जड़त्व में गति के प्रकार या गति का जड़त्व कहिए, गति के प्रकार में तीन चीज बातेंगे: जड़त्व, इसको कहते हैं गति के प्रकार या जड़त्व के प्रकार कहेंगे। जड़त्व के प्रकार में जड़त्व, विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे में आ जाते हैं गति के नियम। गति के नियम, अब ये गति का जो नियम है, ठीक है, तीन नियम होते हैं: प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, चौथा में पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, और अंत में पढ़ेंगे आवेग और छठवां है रॉकेट नोजल। इतने बातें पहले हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो बल एवं उसकी परिभाषा, मात्रक, जड़त्व के प्रकार, तीन जड़त्व होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। गति के तीन नियम होते हैं: प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे और रॉकेट नोजल पढ़ेंगे। इतना चीज इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बल एवं गति के नियम से। बल की परिभाषा। ठीक है, तो बल की परिभाषा में देखिए ध्यान से, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के, जो किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, प्रयास करे।
क्या कहलाता है? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर करने का क्या करे, प्रयास करे। मतलब कहने का मतलब यह है कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है, एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर करने का प्रयास करे। कर दे कहने का मतलब है, अगर मैं एक टेबल को, अगर ये बुक है, इस बुक को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह में रख दूं तो ये कहलाता है उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देना। किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन मतलब ये बुक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख दिया, वो क्या कहलाता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। दूसरा, अगर प्रयास करें, मैं ये दीवार है या दीवार को क्या करूं, पीछे धक्का दूं तो दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाता हूं। तो उस स्थिति को केवल उसमें प्रयास करना होता है। तो बल, एक बार और सुन लीजिएगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर करने का प्रयास करे। ठीक है, बल कहलाता है। बल का मात्रक ले लेते हैं, तो आप जानते हैं मात्रक क्या होता है बल का? भाई बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसका मात्रक होता है बल बराबर, मात्रक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और इंटू मीटर, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप एक बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के जगह में, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों के जगह में यूज करते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या यूज करते हैं? एसआई मात्रक की बात होती है तो न्यूटन करते हैं। अगर इसी में सीजीएस मात्रक की बात हो, तो सीजीएस मात्रक की बात होती है तो बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? बल का मात्रक होता है डाइन। अब ये बल के मात्रक और सीजीएस मात्रक में आप ध्यान से सुनिएगा, सीजीएस और एंड एसआई, ठीक है, एसआई मात्रक, सीजीएस और एसआई मात्रक में संबंध होता है तो एक न्यूटन पिछली क्लास में ये हम बता चुके हैं, एक न्यूटन बराबर है तो 10⁵ डाइन। ये हमेशा याद रखिएगा कि एसआई और सीजीएस मात्रक में एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो आपके पास ये निकल गया मात्रक, ये बल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं विमी सूत्र में। तो विमी सूत्र में भाई ध्यान से देखिएगा, विमी सूत्र में आप क्या बोले हैं, F बराबर m इंटू ए। एम का विमी सूत्र होता है m, और त्वरण का विमी सूत्र होता है, त्वरण का होता है L_t-2। तो इसका बल का विमी सूत्र हो जाता है mL_t-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट विमी सूत्र है, ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला विमी सूत्र है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा बार करते हैं, सभी जगह उपयोग होता है। तो ये क्या आ जाएगा, F बराबर mL_t-2। ये इस तरीके से। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, बल हो गया, बल की परिभाषा हो गई और विमी सूत्र और मात्रक हो गए। इसके बाद चलते हैं जड़त्व में चलते हैं। तो जड़त्व क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है, इसी पर मैं बोला था, जड़त्व तथा उनके प्रकार। जड़त्व और उनके प्रकार। तो जड़त्व उनके प्रकार में पहला देखिएगा ध्यान से, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, तो जड़त्व को अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया सबसे पहले क्या होता है, देख लीजिएगा ध्यान से, क्या होता है जड़त्व, जिसके कहते हैं किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी
अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या कर सकता? अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी अवस्था में, अगर उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। और जड़त्व के जो प्रकार हैं, इसके प्रकार होते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, तो जड़त्व के प्रकार में 3 होते हैं, जिसको कहते हैं पहला विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इन 3 जड़त्व के प्रकार होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले चलिए विराम का जड़त्व में। पहले में चलते हैं विराम के जड़त्व में, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व में क्या हो गया है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बाह्य बल के अनुपस्थिति में, मतलब बाह्य बल अगर 0 हो, बाह्य बल के अनुपस्थिति में विराम का जड़त्व में चलते हैं। बाह्य बल अगर अनुपस्थित हो तो, ठीक है, तो वस्तु स्थिर रहती है। वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ठीक है, जब बाह्य बल अनुपस्थित हो तो वस्तु क्या रहेगी भाई? स्थिर ही रहेगी। ठीक है, स्थिर रहेगी कहने का मतलब यह है कि विराम का जड़त्व मतलब अपनी स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। वह अपनी स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो अगर वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में आप जानते हैं होंगे, देखिएगा। ठीक है, विराम का जड़त्व में जो होता है उदाहरण नंबर 1, ठीक है, बस के एकाएक चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, ये बस के एकाएक, जब बस या कार या ट्रेन के एकाएक चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। तो पीछे की ओर गिरता है तो कहने का मतलब यह है कि शरीर का नीचे का भाग गत्यावस्था में आ जाता है, कमर के नीचे का भाग गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो अवस्था होता है वो विरामावस्था में हो जाता है। और देखिए दूसरा उदाहरण, पेड़ में लगे फल, हाँ प्रकाश। हाँ, मैंने कहा है कि देखिए विराम के जड़त्व के बारे में बता रहा है कि उदाहरण में बस के एकाएक चलने पर बैठा व्यक्ति उस पर पीछे क्या होता है? बस बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, हो गया। पहला मैंने कहा है आपको कि भाई पहला जो व्यक्ति है कि भाई अगर बस एकाएक चलने लगे तो उस पर बैठा व्यक्ति क्या हो जाता है? पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, पीछे की ओर गिर जाता है। हो गया। दूसरा है, दूसरा जो उदाहरण है उसका उदाहरण में दूसरे देखे, पेड़ पर लगे फल। दूसरा देखे, पेड़ पर लगे फल, पेड़
पर लगे पके फल पेड़ को हिलाने पर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने से नीचे गिर जाते हैं, इसका भी कारण ये देखिए ध्यान से, आपको इन दोनों तीनों का दूसरा और तीसरा एक और उदाहरण सुन लीजिए। तीसरा जो उदाहरण है उसको कहते हैं कि कंबल से अगर छड़ी से पीटे, ठीक है, कंबल को छड़ी से पीटने पर उस पर लगे धूल के कण गिर जाते हैं। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये तीन उदाहरण है किसके, विराम के जड़। अगर बाह्य बल अनुपस्थित है तो वस्तु स्थिर रहेगी। कहने का मतलब है बस के एकाएक चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे को गिर जाता है। पेड़ पर लगे फल पेड़ को हिलाने पर नीचे गिर जाता है। तीसरा, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कणों इसके, क्योंकि कंबल जैसे है तो कंबल को जब पीटते हैं छड़ी से तो कंबल गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के कण विरामावस्था में रह जाते हैं विराम के जड़त्व के कारण, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये आ गया विराम का जड़त्व के। दूसरा में चलते हैं तो दूसरा होता है गति का जड़त्व। दूसरा देखिए गति का जड़त्व क्या हो जाएगा भाई, दूसरा प्रकार में गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व में ध्यान से देखिए, बाह्य बल इसमें भी अनुपस्थित रहेगा अगर बाह्य बल लगा दिया जाए, ठीक है। क्या कर देते हैं, अगर हम गति का जड़त्व है तो बाह्य बल अनुपस्थित रहे तो गति के कारण क्या होगा, वस्तु गतिशील रहेगी। वस्तु गतिशील ही रहेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु गतिशील है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई वस्तु गतिशील है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उसको किसी बाह्य बल ना रोक के हम उसको रोके ना, ठीक है। तो ये कहलाता है गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व के उदाहरण देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। घोड़े पर बैठा व्यक्ति, पहला देख लीजिए, घोड़े पर बैठा व्यक्ति घोड़े के अचानक रुक जाने पर, घोड़े के अचानक रुक जाने पर आगे की ओर गिर जाता है, आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। ये एक उदाहरण ये है कि भाई घोड़े पर अगर कोई व्यक्ति घोड़ा अचानक रुक गया तो उस पर बैठा व्यक्ति सामने की ओर गिर जाता है, ठीक है। दूसरा, बस के एकाएक चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। एकाएक रुकने पर लिखना, चलने पर नहीं, एकाएक रुकने पर, बस के एकाएक रुकने पर उस पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये दो उदाहरण हो गए। पहला मैंने कहा कि घोड़ा के अचानक रुक जाने पर उस पर बैठा व्यक्ति क्या हो जाता है, आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो आपके कारण बताया हूं वो बताया हूं कि भाई दूसरे पर कि घोड़ा के एकाएक रुक जाने पर उस पर बैठा व्यक्ति सामने की ओर गिर जाता है। और दूसरा बताया बस के एकाएक रुकने पर उस पर बैठा व्यक्ति भी नीचे की सामने की ओर गिर जाता है, ठीक है। दूसरा और बता देता है, ठीक है, हो गया। तीसरा ध्यान से देखिएगा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा में देखिए आप क्या करते हैं, लंबी कूद का खिलाड़ी जो होगा, लंबी कूद
का खिलाड़ी, लंबी कूद का खिलाड़ी, लंबी कूद का खिलाड़ी थोड़ी दूर से दौड़ते आता है, दूर से दौड़ते, दूर से दौड़ते आता है, जिससे उसे लंबी कूदने में आसानी हो। मतलब जो लंबी कूद का खिलाड़ी हो दूर से दौड़ते हुए आता है ताकि उसको लंबी दूरी कूदने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 उदाहरण जिसके बारे में गति के जड़त्व के बारे में है। ठीक है, आगे एक चलते हैं जो आपके पास तीसरा है, वो है दिशा का जड़त्व। तीसरा है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो दिशा का जड़त्व में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। दिशा का जड़त्व तीसरा प्रकार है। दिशा के जड़त्व में हम क्या कर देते हैं, एक रस्सी से हाथ से बांधकर एक रस्सी को, ये रस्सी है, रस्सी को क्या करते हैं गोल गोल एक हाथ में पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं। अगर रस्सी टूट जाए तो वो दूर फेंका जाता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। क्या हो जाएगा, ये कहलाता है स्पर्शी गति, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है वृत्तीय गति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा भाई, स्पर्शी गति और वृत्तीय गति होता है। ठीक है, जिसका दिशा का जड़त्व कहते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को एक हाथ से पकड़ के हम ऐसे हिलाएं और अगर वस्तु क्या हो जाए, टूट जाए, तो स्पर्श की गति करते हुए दूसरे जगह में जाके गिर जाती है, तो ये कहलाता है दिशा का जड़त्व। तो इस बात में हमने आपको क्या क्या बताया, पहला बताया गति का नियम, पहला बताया बल एवं उसकी परिभाषा और मात्रक एवं मिमी सूत्र। दूसरा बताया आपको हमने जड़त्व के प्रकार। ठीक है, या जड़त्व के प्रकार कौन कौन से बताया, पहला बताया गति का जड़त्व, दूसरा उसके उदाहरण, दूसरा बताया विराम का जड़त्व और तीसरा बताया दिशा का जड़त्व। इस तरीके से 3 जड़त्व के बारे में आपकी चर्चा हुई। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूटन के गति के नियम के बारे में। ठीक है, तब तक ये आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए ताकि आगे की वीडियो जो हम डालें वो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल का नाम है राठौर क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।